हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 5 का दूसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो का अपना जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो आपका अपवहन वेग रहेगा, जो कि परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो उस टॉपिक पे चलने से पहले एक छोटा सा टॉपिक अपने को और दे रखा है, पहले अपन उसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह, आपके पास जो धातु के या जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें आवेश का प्रवाह किस तरीके से होता है, उसमें विद्युत धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है, पहले अपन इसको क्लियर करते हैं। सभी छात्रों से और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक के कंटिन्यूअस प्रत्येक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो तैयार कर रखे हैं। इवन जितने भी एग्जाम्पल और जो आंकिक प्रश्न हैं उनको भी हमने सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप पहले उनको क्लियर कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और सारे के सारे वीडियोज़ का जो प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह। इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक धातु के चालक तार का कोई टुकड़ा है। इस धातु के चालक तार के टुकड़े के अंदर जो आवेश का प्रवाह होगा या विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा उसका जो मुख्य जिम्मेदार है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के अंदर के जो धनावेश हैं उससे बहुत कमज़ोर बल से बंधे होते हैं और वो अक्सर मुक्त होते हैं। यानी ये बहुत आसानी से एक परमाणु से दूसरे परमाणु के अंदर गति कर सकते हैं, फ्री हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे पहले की वीडियो आपने ये भी पढ़ा है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस चालक तार के हैं, वो गति करते रहते हैं हर क्षण, 24 घंटे प्रत्येक क्षण वो गतिमान रहते हैं। उसके बावजूद भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। उसका कारण ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, तो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएंगे। यानी परिणामी जो आवेश का प्रवाह है वो आपका जीरो रहेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एक धातु की प्लेट रख रखी है और वो जो धातु की प्लेट है उसके ऊपर आपने धनावेश डाल रखा है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सारा बातें क्लियर हो जाएंगी। और आपने इस तरफ एक दूसरी नेगेटिव प्लेट रख रखी है, इसके ऊपर ये ऋणावेश है। आप जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जिसकी दिशा है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ रहेगी। तो जैसे ही ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आप लोगों ने ये चालक तार रख रखा है तो चालक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति है और F के ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास E के ऊपर वेक्टर आ जाएगा। यानी बल की जो दिशा है वो आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। यानी F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई होगा। यानी इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास ये चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा के अंदर गति करने लग जाएंगे, इस तरफ चलने लग जाएंगे। यानी अब इनके अंदर परिणामी विस्थापन हो जाएगा और इन इलेक्ट्रॉनों के परिणामी विस्थापन की वजह से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको नोट्स में लिखने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझना है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा ली जाती है वो आपके अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में ली जाती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सामान्यतः जब कभी भी अपन आवेश के प्रवाह की बात करेंगे तो अपन बार बार इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, और यदि सिंपल आवेश कहा जाता है तो वहाँ पे प्राथमिकता है वो धनावेश को ली जाती है। हालांकि अपन जानते हैं कि परमाणु के अंदर या चालकों के अंदर प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप धनावेश कहेंगे तो धनावेश अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई रखा होता तो वो तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर प्रवाहित होता। ठीक है, तो इसलिए जब किसी चालक तार को बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो विद्युत धारा के जो प्रवाह की दिशा है वो धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है, लेकिन धनावेश है वो प्रवाहित नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा है वो धनावेश के विपरीत दिशा है। इसलिए परिणामी विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत ली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके निम्न विभव के सिरे से उच्च विभव के सिरे की तरफ प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, उच्च विभव के सिरे से निम्न विभव के सिरे की तरफ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विद्युत धारा जो है आपकी
उसके प्रवाह की दिशा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। बस इतनी सी कहानी लिखनी इसके लिए सफिशिएंट है, और ये डायग्राम आपको इसके साथ बना लेना चाहिए। बहुत छोटा सा डेरिवेशन कह दीजिए, आप इसको नोट कह दीजिए। अक्सर इसमें से प्रश्न पूछने की संभावना नहीं रहती है। अगला जो अपन चलेंगे टॉपिक वो रहेगा आपका अपवहन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो प्रश्न है वो अक्सर बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अपवहन वेग, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, और इसे जो संकेत है वो आपको v के नीचे छोटा सा d लगा करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अब अपन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। टॉपिक ये है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई एक चालक तार है। चालक तार को मैं यहाँ पे थोड़ा मोटाई के रूप में ले लेता हूँ ताकि अपन आसानी से समझा सकें। आपने ये बात कही है कि चालक तार के ऊपर जब तक कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वो हर क्षण गतिमान रहते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग मोशन में गति करते हैं, यादृच्छा गति करते हैं, यानी उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि वो उसी दिशा में गति करेंगे। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, वो थोड़ी सी दूरी पर जा करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा, और टकराने के बाद में उसके वेग की जो दिशा है वो बदल जाएगी। फिर वो थोड़ी दूरी पर जाएगा, फिर टकराएगा, और इस तरीके से उनकी जो गति है वो इस प्रकार से रैंडमली गति रहती है, इस प्रकार से। तो यदि आपने यहाँ पे कोई एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है तो जितने इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। इसकी वजह से जब तक इसके ऊपर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के बावजूद भी इसके अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जब तक किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं कर लेते हैं तब तक इनकी जो प्रवाह की दिशा है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है। और जैसे ही ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करते हैं तो इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, लेकिन फिर अगली टक्कर तक इनकी डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन मानी जाती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि ये पहली टक्कर है और ये दूसरी टक्कर है। कोई भी दो क्रमागत टक्कर आप ले लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके द्वारा जो तय किया गया पथ है, उसका जो रास्ता है, उसकी लंबाई है, उसे कहते हैं मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पथ। तो यहाँ पे आपके पास एक दो डेफिनेशंस आएंगी, वो डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। मुक्त पथ किसे कहते हैं? चालक में तो इसकी परिभाषा आपने यहाँ पे लिखी है कि चालकों में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, ये बात लिखना बहुत आवश्यक है कि जब तक इसके बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तब तक ये डेफिनेशन आपको लिख सकते हैं कि चालकों में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखे होने पर दो क्रमागत टक्करों के मध्य, कोई भी दो क्रमागत, कोई संख्या फिक्स नहीं है, चौथी पांचवी ले सकते हैं, 11-12 लिख सकते हैं, कोई भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय किया गया जो मुक्त पथ है या जो पथ है उसे मुक्त पथ कहते हैं। अगला इसके साथ में एक शब्द और लगेगा, इसे अपन कहेंगे माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ। तो यहाँ से आप लोगों को इसकी हेडिंग से आइडिया लग गया होगा कि इसकी डेफिनेशन अपने को क्या लिखनी है। तो माध्य मुक्त पथ की जब अपन परिभाषा लिखेंगे तो इसके अंदर अपने को लिखना होगा कि विभिन्न टक्करों के तहत जो मुक्त पथ तय किया गया है, अनेक टक्करें हो चुकी हैं, उन टक्करों में अलग अलग मुक्त पथ है, उनकी लंबाइयां अलग अलग है, तो उन सब का यदि अपन औसत ले लें, उनकी अपन मीन माध्य वैल्यू ले लें तो वो क्या कहलाएगा? माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। जिसकी परिभाषा अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं
तो इसकी परिभाषा में अपन ने लिखा है कि विभिन्न टक्करों के तहत तय किए गए मुक्त पथों का औसत मान। केवल माध्य शब्द ही तो और लग गया। तो मुक्त पथ की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ ली है कि कोई भी दो क्रमागत टक्करों के बीच में, तो आपने अनेक क्रमागत टक्करें ले ली और जो मुक्त पथ की लंबाइयां हैं उन सबको योग करके और उनका औसत मान ले लिया। तो ये आपके पास माध्य मुक्त पथ आ जाएगा, एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 10 की पावर -9 मीटर के अप्रोक्सीमेट होती है। 10 की पावर -9 मीटर के अप्रोक्सीमेट होती है, यानी कि लगभग 10 की पावर -9 मीटर है वो हर एक टक्कर के बीच में तय किए गए पथ की लंबाई होती है। ठीक है, इसके बाद में एक और डेफिनेशन आती है जिसे कहा जाता है विश्रांति काल। क्या कहते हैं? विश्रांति काल। और इस विश्रांति काल को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ। ठीक है, विश्रांति काल बेसिकली क्या है कि अभी आपने जो मुक्त पथ की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पर मुक्त पथ का मतलब क्या था कि यहाँ पे एक टक्कर हो गई और उसके बाद में अगली टक्कर ये हुई है। तो इन दोनों टक्करों के बीच में इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो तय किया गया पथ है, इस पथ की जो लंबाई है वो तो आपने मुक्त पथ कह दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस टक्कर से लेकर के इस टक्कर तक जाने में जो सीधी दूरी है, इस सीधी दूरी को पार करने में जो समय लगेगा उसे अपन विश्रांति काल कहेंगे। तो पहली टक्कर के बाद में दूसरी टक्कर के बीच में जो समय है वो विश्रांति काल हो गया। फिर दूसरी से तीसरी टक्कर के बीच में अगर पथ की लंबाई ज़्यादा है तो विश्रांति काल का समय ज़्यादा हो सकता है। तो सभी विश्रांति कालों की जो वैल्यू है वो लगभग समान रहेगी, लेकिन अलग अलग हो सकती है। तो उन सब का भी अपन बाद में एवरेज निकाल लेंगे, तो उसे अपन कह देंगे माध्य विश्रांति काल। ठीक है, तो विश्रांति काल की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। माध्य विश्रांति काल में आप लिख लेना कि विभिन्न टक्करों के तहत जो लिया गया विश्रांति काल है उन सब का औसत मान है वो माध्य विश्रांति काल कहलाता है। तो पहले अपने को विश्रांति काल की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो अपने को यहाँ पर लिख लेनी चाहिए। तो विश्रांति काल की जो अपनी परिभाषा है उसमें अपन लिखेंगे कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य, कोई भी दो क्रमागत टक्कर हैं उनके मध्य जो पथ तय करना है, पथ तय करने में लिया गया समय है, पहली टक्कर के बाद में दूसरी टक्कर के बीच में जब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसको जितना समय लगेगा उसे अपन क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। और अनेक अलग अलग टक्करें लेकर के उन सब के जो विश्रांति काल हैं उन सब का यदि आप औसत ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, तो उसे अपन कहेंगे माध्य विश्रांति काल। तो ये सारी डेफिनेशन है वो आप लोगों ने कक्षा 11 के अंदर भी पढ़ी होगी, जब आप लोगों ने गैसीय अणुओं की गति पढ़ी होगी। तो उस समय भी आपने सभी इन परिभाषाओं को एक बार लिखा है। तो बेसिकली ये केवल अपने को थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, एग्जाम के अंदर इनमें से कोई डेफिनेशन है वो पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो अब अपन आगे शुरू करते हैं अपना अपवहन वेग। तो अपवहन वेग की अपन डेफिनेशन लिख करके और सॉल्व करते हैं। देखिए, अपवहन वेग है ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से पूछी जाती है और आगे जो कंपटीशन एग्जाम के न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो समझने के बाद डेफिनेशन आप बहुत इजीली 2 लाइनों के अंदर लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मैंने ये एक चालक तार ले रखा है जिसकी मोटाई मैंने थोड़ी जूम करके आप लोगों को दिखा रखी है, बड़ी दिखा रखी है। ये जो चालक तार है, जब ये बिना किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हो, कहीं पर भी रखा हो, जैसे अपने घरों में जो सामान्य चालक तार रखे होते हैं, विद्युत क्षेत्र नहीं होता उसके चारों तरफ, तब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेटली गति करेंगे, लेकिन उनमें कोई परिणामी विस्थापन नहीं आता है। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से यदि आप लेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आएंगे, परिणामी आवेश का विस्थापन नहीं होगा, परिणाम स्वरूप उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। बहुत क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि ये जो आपका चालक तार है इसको आप बाहर के किसी एक विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। यहाँ पे मतलब कि मेरे पास यहाँ पे कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है और वो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आप लोगों को यहाँ पे एरो की डायरेक्शन के द्वारा दिख रही है। यानी इस दिशा को मैं -x की दिशा कह सकता हूँ, -i कैप की डायरेक्शन कह सकता हूँ। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने इस चालक तार को रख दिया तो क्या होगा कि इस चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर इस विद्युत क्षेत्र की वजह से F = QE का फोर्स लगेगा। और वो जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी?
F इज इक्वल्स टू सर क्यू ई होगा, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो ये F की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन, लेकिन Q जो चार्ज है वो नेगेटिव है, जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वैक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने एक किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की चर्चा यहाँ पे करी है कि ये यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन था, वो अपनी गति तो वैसे ही यादृच्छा करता है। जब वो रास्ते में चलेगा तो सामने से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उससे टक्कर करेगा, टक्कर के बाद में उसकी जो गति की दिशा है वो बदल जाएगी, चाहे वो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में गति करे चाहे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करे, डायरेक्शन तो उसकी रैंडमली होगी, कोई भी उसकी फिक्स दिशा नहीं है कि वो कौन सी दिशा में गति कर रहा है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे चलता जाएगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों से वो टक्कर करता जाएगा, और मैंने एक ब्लैक लाइन के द्वारा उसकी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की पथ का निरूपण यहाँ पे कर रखा है। और ये जो रेड डॉटेड लाइनें हैं ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर की बात बता रहे हैं। तो ये दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो एक ही जगह से है, लेकिन आप इन दोनों के एंड पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति वाला एंड पॉइंट है उसकी बजाय विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति वाला एंड पॉइंट है वो थोड़ा ज़्यादा दूरी पे है। ठीक है, और वो किस दिशा में है, वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापन आ रहा है, जो क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई है, इसकी वजह से बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में उस इलेक्ट्रॉन के अंदर थोड़ा सा विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, और ये जो विस्थापन है वो ही अपवहन वेग क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था उस समय तो जितने इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, परिणामी विस्थापन नहीं है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर आप किसी चालक तार को रखोगे तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में अल्प विस्थापन प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कैलकुलेट किया जाएगा, विस्थापन लिया जाएगा, और आवेश का विस्थापन जो है, आवेश का प्रवाह जो है वही विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें अभी जो मैंने आपको बोल करके सुनाई हैं वो आप लोगों को केवल समझनी है। अब अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एग्जाम के अंदर यदि अपवहन वेग की 1 नंबर की परिभाषा आए तो केवल आपको परिभाषा 2 लाइन के अंदर लिखनी है। मैं यहाँ पे पहले परिभाषा लिख लेता हूँ। तो अपनी अपवहन वेग की जो परिभाषा हो जाएगी वो ये होगी कि किसी चालक पर, कोई भी आपके पास चालक तार है उसके ऊपर विभवांतर आरोपित करने से, यानी उसको आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो उसके सिरों पर विभवांतर लगेगा। विभवांतर आरोपित करने से, विभवांतर आरोपित करने से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो अपन ने लिखा है कि किसी चालक तार पर विभवांतर आरोपित करने से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जैसे विभवांतर आरोपित करोगे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उस चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर औसत वेग उत्पन्न करते हैं, यानी आंशिक अल्प वेग उत्पन्न करते हैं, थोड़ा सा वेग उत्पन्न करते हैं, और उस वेग को अपन क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं, और जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 10⁻⁴ मीटर, यानी 1 मीटर जाने के लिए 10⁴ सेकंड का समय लगेगा। यानी कि जब किसी चालक तार के सिरों पर आप विभवांतर आरोपित करोगे तो एक किनारे से एक इलेक्ट्रॉन को चल करके दूसरे किनारे तक जाने में 1 मीटर की यदि दूरी है तो उसको 10⁴ सेकंड का समय लगेगा। यानी अपवहन वेग जो होता है वो बहुत अल्प होता है, यानी चालक तार के अंदर विभवांतर उत्पन्न करने से इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो अपवहन वेग होता है वो बहुत कम होता है। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न क्रिएट होना चाहिए, क्या कि सर जब अपन स्विच ऑन करते हैं, आप यहाँ पे बता रहे हो कि अपवहन वेग है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है, यानी 1 मीटर की दूरी यदि इलेक्ट्रॉन को तय करनी है तो उसे 10⁴ सेकंड का समय लगेगा। लेकिन यदि 50 मीटर दूरी के ऊपर कोई बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे अपन स्विच ऑन करेंगे तो विथ इन 1 सेकंड वो स्विच है, वो जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से तो 1 मीटर जाने में 10⁴ सेकंड का समय लगना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। फिर ऐसा क्यों कि स्विच ऑन करते ही तुरंत वहाँ पे बल्ब जल जाता है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको वीडियो के एंड के अंदर जरूर मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और जनरली वाइवा के अंदर ये प्रश्न भी
पूछा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपवहन वेग की जो डेफिनेशन है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। केवल आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि अपवहन वेग का मतलब ये है सीधे शब्दों में कि किसी चालक तार के सिरों पर जब आप बैटरी जोड़ करके विभवांतर लगाएंगे, उसके सिरों के ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनके ऊपर एक बल लगेगा और वो जो बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, यानी इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा खिसक जाएगा। किधर? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और वो जो थोड़ा सा विस्थापन होगा उसकी वजह से उसके अंदर जो वेग उत्पन्न होगा, क्योंकि विस्थापन अपन जो समय है उसे अपन वेग कहते हैं, इस वेग को अपन अपवहन वेग कहते हैं। ये फंडामेंटल आपके दिमाग में होना चाहिए। ये डेफिनेशन आप 2 लाइन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसका अपवहन वेग का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको और डिराइव करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अपवहन वेग का जो डेरिवेशन है वो बहुत छोटा सा है और अपवहन वेग में केवल एक इसका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होता है, जो आगे के कई संबंधों में उपयोग होता है। तो यहाँ पे अपन उस फॉर्मूले को निकालना चाहते हैं। तो अपन ने यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चालक तार है, तो माना किसी चालक तार पर विभवांतर आरोपित करने से, यानी कि जब किसी चालक तार को आप बैटरी से जोड़ोगे तो उसके ऊपर विभवांतर अप्लाई हो जाएगा और विभवांतर लगाने से क्या होगा? विभवांतर आरोपित करने से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उस चालक तार के किनारों के ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वो जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू अपन ने E कह दी है। तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E के कारण उसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, उस चालक तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल जिसे अपन कहते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इज इक्वल्स टू माइनस QE। Q आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E वहां पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसे अपन ने फॉर्मूला नंबर 1 कह दिया। अब सबसे पहले अपन इसका रफ वैल्यू अपन निकालना चाहते हैं। अपन जाना क्या चाहते हैं? अपन अपवहन वेग में जाना चाहते हैं और अपवहन वेग है वो अपन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रारंभिक वेग भी है। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है? बाहर से जब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गतिमान है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है उसे अपन प्रारंभिक वेग कह रहे हैं। और उसका परिणामी वैल्यू आपने क्या कहा है? आपने कहा है कि चालक तार के ऊपर जब विभवांतर नहीं है तो उनका परिणामी विस्थापन 0 आता है, यानी परिणामी वेग भी 0 होगा। यानी अपन गति के प्रथम समीकरण को लगाना चाहते हैं और प्रथम समीकरण क्या कहता है? v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तो u हो गया आपका प्रारंभिक वेग और a है उस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो अपन त्वरण की वैल्यू यहां पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूले पर जाने के लिए अपन ने उस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की वैल्यू F इज इक्वल्स टू माइनस QE आ गई। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होगा और द्रव्यमान, बल और त्वरण के बीच में एक संबंध होता है F इज इक्वल्स टू ma। तो इस फॉर्मूले से आप त्वरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपल है, F अपॉन m। F क्या है? उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, कितना? माइनस QE। तो ये जो F की वैल्यू है वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास त्वरण की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस QE अपॉन m। इसे अपने समीकरण नंबर 2 कह दिया। तो ये उस इलेक्ट्रॉन का त्वरण है बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की वजह से, और ये आप गति के प्रथम समीकरण में रख दीजिए। तो अपवहन वेग Vd इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये इक्वेशन कहां से आया? गति के प्रथम समीकरण से है। U क्या है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परिणामी प्राथमिक वेग 0 होता है। यह बात अपन बहुत बार कह चुके हैं और अपन जानते हैं। जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं है इलेक्ट्रॉन गतिमान तो है लेकिन परिणामी विस्थापन 0, परिणामी वेग भी 0, ठीक है। तो ये U की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो Vd जो कि अपवहन वेग है U 0 हो गया, A की वैल्यू माइनस QE अपॉन m हो गया, इनटू में टाइम। टाइम क्या है? T, जिसे आप क्या कह रहे थे? विश्रांति काल कह रहे थे। देखिए विश्रांति काल होता है केवल 2 टक्करों के बीच का, लेकिन यहां पे तो इतने टाइम के अंदर तो बहुत सारी टक्करें हो चुकी हैं, तो उसे अपन कहेंगे माध्य विश्रांति काल। तो जहां पे इस T की जगह माध्य विश्रांति काल लिखूंगा मैं, और माध्य विश्रांति काल का जो सिंबल है वो टाउ बार से लिखा जाता है, यानी जहां पर टाउ बार है वो माध्य विश्रांति काल है। तो अब आपकी यही जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? Vd इज इक्वल्स टू माइनस QE अपॉन m इंटू टाउ बार।
क्यू क्या है? दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये आपके पास अपवहन वेग का फॉर्मूला आ जाता है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। आगे के जितने भी डेरिवेशन हैं उसमें यदि आप अपवहन वेग की वैल्यू रखना चाहें तो आपको ये इतना सारा कंसेप्ट विथ इन 1 सेकेंड क्लियर होना चाहिए और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इस रिजल्ट को अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो केवल आपको यहां तक चलना है। मैं इसको थोड़ा सा और लिखना चाहता हूं। क्या लिखेंगे कि आप इसका परिमाण निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड ले लेते हैं और मॉड लेने के ऊपर ये माइनस है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। अब आप विभवांतर, आरोपित विभवांतर और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के अंदर एक संबंध जानते हैं, V इज इक्वल्स टू ई डी। डी क्या है? लंबाई। तो यहां पे E का रिलेशन क्या हो जाएगा? E यानी उत्पन्न होने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो हो जाएगा विभवांतर अपॉन लंबाई। तो E की जगह V अपॉन L आप इस ऊपर वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए। तो आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवन वेग का जो परिमाण है उसका एक रूप और आपके सामने आ जाएगा। Q सेम रख दिया, टाउ बार विश्रांति काल लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपने V अपॉन L लगा दीजिए। तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला और आ जाता है। ये भी आपके पास अपवन वेग का फॉर्मूला है, लेकिन यहां तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो इसके साथ ही अपवहन वेग का जो छोटा सा टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अपवहन वेग है वो एक सदिश राशि है, इसका मात्रक वही आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। जनरली इसकी जो वैल्यू है वो भी आपने अभी लिखी है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद में अपन ने क्वेश्चन किया था कि अगर अपवहन वेग इतना कम है तो एक सिंगल स्विच दबाने पर विथ इन 1 सेकेंड या मिली सेकेंड के अंदर भी बहुत दूर लगा हुआ बल्ब है वो जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन ये है, आप ये कहेंगे कि सर स्विच दबाने पर स्विच का जो इलेक्ट्रॉन है वो बल्ब तक जाएगा तो उसको तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बेसिकली डेफिनेटली उसको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ कि ये आपके पास कोई एक चालक तार है और इस चालक तार के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो गति भी कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, लेकिन फिर भी इसके अंदर विद्युत धारा नहीं है। बात क्लियर है? आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा बहते समय भी परिणामी आवेश उसका 0 रहता है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पाइप है और अगर ये एक खाली पाइप है यानी पानी नहीं है इसके अंदर, और यदि मैं इसको इस तरफ से नल से जोड़ देता हूं तो वो पानी इसके अंदर एंटर करेगा, पूरे में से बह करके फिर बाहर निकलेगा। और अगर ये 50 मीटर लंबा पाइप है तो उस पानी को बाहर निकलने में बहुत सारा समय लगेगा। यानी कि इधर से जाने वाला पानी का जो एक अणु है वो पूरे पाइप में से घूम करके बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पाइप पहले से ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है, यानी ये चालक तार मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, इस पाइप के अंदर जब पानी है और अगर आप इस तरफ से इस किनारे को आप नल से जोड़ते हो और जैसे ही आप नल ऑन करोगे इधर से जितनी मात्रा में पानी एंटर करेगा, जरूरी नहीं है कि वो सेम पानी बाहर निकले, लेकिन इसके अंदर दूसरे किनारे के ऊपर जो पानी है वो कुछ मात्रा में बाहर निकल जाएगा। यानी कि अब इस पाइप के दूसरे सिरे से पानी निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सेम फिनोमिना आपके चालक तार में लगता है। चालक तार में क्या होता है? बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ही इधर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा इसके दूसरे किनारे का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, परिणाम स्वरूप इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। तो यही वो तरीका है कि एक स्विच ऑन करने पर बहुत दूर लगा हुआ जो बल्ब है वो विथ इन 1 सेकेंड या मिली सेकेंड है वो जलने लग जाता है। क्लियर है? तो ये आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इसके साथ ही आपका अपवहन वेग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे के वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे गतिशीलता। बहुत छोटी छोटी भौतिक राशियां हैं, नई भौतिक राशियां हैं, उनके बारे में अपने को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्रम के अनुसार अपन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए अपन चैप्टर क्लियर करेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर के एग्जाम्पल और पीछे के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं उनको अभी अपन सॉल्व करेंगे। मैं आपसे दावा करता हूं कि अपने नोट्स के अंदर से बोर्ड परीक्षा का 100% पेपर है वो आपको मिल जाएगा। आधे अंक का प्रश्न भी आपको अपने नोट्स के बाहर से नहीं मिलेगा। बट आप जस्ट बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू जितना पढ़ाया जाता है उसको तैयार कीजिए। प्लस एक हिदायत मेरी ये है कि पीछे के जो चैप्टर्स आपने तैयार कर लिए हैं प्लीज़ कंटिन्यू में आप उनको भी रिवाइज करते जाइए। ऐसा नहीं है कि आप 5वां चैप्टर पढ़ते समय पहला दूसरा चैप्टर भूल जाएं। अक्सर फिजिक्स में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए,
कमेंट अपना ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।